आलोक पांडे द जीएस का चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार संपूर्ण चिंतन भाग 3। दोस्तों, मैंने मौलिक अधिकार को आपकी सुविधा के लिए कई भागों में बांट दिया है, उसमें आज भाग तीसरा है। दोस्तों, अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, जिससे मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकूं। आज अनुच्छेद 15 पर हम लोग बातचीत करेंगे और अगर संभव हुआ तो 16 पर भी परिचर्चा करेंगे। आर्टिकल 15 और 16 ये भारत में सोशल जस्टिस को या सामाजिक न्याय को बहुत अच्छी तरह से देने में सफल हुए हैं। हम जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य बनाएंगे तथा सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे। तो सामाजिक न्याय का जो वो प्रस्तावना में वो लाइन थी, उस सामाजिक न्याय को बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में देने का प्रयास किया गया है और यह प्रयास बहुत अच्छी तरह से सफल हुआ है, जिससे भारत में हिंदू धर्म के लिए या हिंदू धर्म में जो जातीय कुप्रथा आ गई थी या जाति विभेद आ गया था, जो वो विभेद वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में टूटने से हुआ था। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आर्टिकल 15 और 16 समझने में हमें आसानी होगी। दोस्तों, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये स्थिर नहीं थी। यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। ऐसी स्थिर व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में ही मिलता है कि एक ही घर में शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य साथ में रहते थे। यानी माँ चक्की पीसने वाली थी तो वो शूद्र के रूप में है, पिता वैद्य था और बेटा सैनिक था तो वो क्षत्रिय था। इस तरह से हम देखते हैं कि कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की व्यवस्था थी, लेकिन सामाजिक जीवन में जब उसमें नए परिवर्तन नहीं आते हैं तो कुछ कमियां आने लगती हैं। और हिंदू संस्कृति में या वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म का पूरा प्रतिनिधित्व करती थी, अब वो जात के रूप में हो गई। अर्थात अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण। पहले शूद्र का बेटा भी ब्राह्मण हो सकता था और ब्राह्मण का बेटा भी शूद्र हो सकता था। यह व्यवस्था थी वैदिक धर्म में। यानी इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि जब प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था बनी थी, उसमें किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में स्थायी अधिकार प्राप्त नहीं था। आपका पहचान कर्म था, कर्म के आधार पर ही आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते थे। आपके पिता क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन समय के साथ इसमें कमियां आती गई और आपकी पहचान जन्मना हो गई, जन्म से हो गई। और यह इस देश की बहुमत की जो धर्म है, उस धर्म का सामाजिक स्वरूप विखंडित कर देती है, उसके ताना बाना को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि क्यों न हम अब जो हिंदू धर्म में जातीय कटुता या जातीय विखंडन आ गया है, जात के आधार पर जो जन्मना जाति के आधार पर है, उसको खत्म करने का या उसको कम करने का प्रयास किया जाए। जो जन्म के आधार पर जातियों का शोषण हुआ है, जो गलती की है समाज ने, उस गलती को ठीक करने का प्रयास किया जाए। और दोस्तों, इसीलिए जो सामाजिक न्याय की बात प्रस्तावना में की गई थी, उसको अनुच्छेद 15 और 16 में बहुत अच्छी तरह से बताने का प्रयास किया गया है, जिसमें 17 भी शामिल है। लेकिन 15, 16, 17 यानी अगर हम जस्टिस की बात करें तो आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 15 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह केवल बात सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नहीं है, वो एकमात्र सोशल जस्टिस का उदाहरण है। जब आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो सभी व्यक्तियों को सब जगह जाने आने की छूट देना, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद जो करता है, तालाबों में जाना, कुओं में जाने, सार्वजनिक स्थानों में, मंदिरों में, ये जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी कमी आ गई थी, जिसको 1000 साल में जब हम गुलाम हुए और उसके बाद जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो कमियां आई, उसका परिणाम हमें संविधान निर्माताओं ने सोचा कि उसका परिणाम हम क्या करें कि वो जो जाति व्यवस्थाओं को जन्म के आधार पर उन्हें
बहुत सारे अधिकारों से वंचित रखा गया है, उन अधिकारों से पुनः सुसज्जित किया जाए। और इसीलिए दोस्तों आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान के आधार पर विभेद से प्रतिषेध करता है, विभेद से रोकता है। दोस्तों आर्टिकल 15+1 ये कहता है कि यह राज्य केवल जन्म, जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ये बात 15+1 कहता है कि राज्य नहीं करेगा, लेकिन 15+2 क्या कहता है कि लोग नहीं करेंगे। यानी अगर हम देखें अनुच्छेद 15 में 15+1 एंड 15+2, 15+1 ये राज्य को रोकता है कोई विभेद करने के लिए। किस आधार पर? जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर। और 15+2 जनता को, आम लोगों को रोकता है किस बात के लिए? जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेद को करने से। यानी मोटा अगर आप देखें अनुच्छेद 15+1 एंड अनुच्छेद 15+2, यानी 15+1 एंड 15+2 ये बताता है कि न सरकारों को न लोगों को किसी को भी जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है। दोस्तों 15+1 तो ये समझ में आ गया कि सरकार कोई विभेद नहीं करेगी। अब हम 15+2 को समझते हैं, तो इसमें भी दो डिवीजन है, दो बंटवारे हैं। 15+1 में अगर हम इसको देखें तो दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला क्या है कि वो स्थान जो सदियों से एक वर्ग को वहाँ जाने से रोका जाता था, जैसे कि दुकानें हैं, सार्वजनिक स्थान है, भोजनालय है, सार्वजनिक मनोरंजन के केंद्र हैं, वहाँ पर उनको उनकी जात के आधार पर जाने से रोका जाता था। तो सबसे पहले क्या किया गया कि सरकार ने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ दुकानों में जाने के लिए, सार्वजनिक स्थानों में जाने के लिए, सार्वजनिक भोजनालयों में जाने के लिए, होटलों में जाने के लिए या सार्वजनिक मनोरंजन के केंद्र में जाने से रोकने को प्रतिषेध करता है, निषेध करता है। कोई व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर, जात के, धर्म, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर कहीं पर भी जाने से अगर कोई व्यक्ति रोकता है तो वो कानून का उल्लंघन है, उसके साथ उसको दंडित किया जाएगा। 15+1 का पहला डिवीजन। अब इसी को देखते हैं कि 15+2 का पहला डिवीजन। अब 15+2 का दूसरा डिवीजन कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्थान या ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें राज्य ने पैसा लगाया है पूर्णतः या आंशिक रूप से, वो राज्य निधि से अगर पोषित किया गया है, तो साधारण जनता के प्रयोग के लिए जो भी स्थान बनाए गए, जो भी चीज़ें बनाई गई, जैसे कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, सार्वजनिक समागम के लिए स्थानों का उपयोग जो है वो सभी के लिए ओपन होगा। यानी हम दो चीज़ें समझ पाए 15+2 में कि पहला तो वो कि कोई भी स्थान जो सार्वजनिक प्रगति का दुकान है, भोजनालय है, होटल्स हैं, मनोरंजन के केंद्र हैं, उसमें सरकार का पैसा लगा है या नहीं लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी वहाँ जाने से रोका नहीं जा सकता है। मंदिर है सदियों से, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था में शूद्रों को मंदिरों से, सार्वजनिक स्थानों से, दुकानों से जाने के लिए प्रतिषेध किया गया था, उसको हटा दिया गया। और दूसरा ये कि अगर राज्य ने कोई भी थोड़ा भी पैसा लगाया या पूरा पैसा लगा करके कोई भी कुआं, तालाब या घाट या कोई भी सार्वजनिक समागम के लिए स्थान बनाया गया है जिसमें राज्य का थोड़ा भी पैसा लगा है, उस स्थान को भी किसी भी व्यक्ति के लिए जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध से रोकता है। दोस्तों अनुच्छेद 15(1) और 15(2) बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 15(1) क्या कहता है, फिर से बताता हूं मैं, कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 15(2) क्या बताता है कि इसमें किसी व्यक्ति के साथ दुकानों, भोजनालयों, कुओं, होटलों या राज्य ने कहीं पर भी जो सार्वजनिक प्रगति के स्थान इसमें थोड़ा भी पैसा लगाया है तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जा सकता है। किस आधार पर? जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। दो चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं 15 सब क्लास 3 की। ये बात तो सही है कि अभी 15(1) और 15(2) कहता है कि कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा उपरोक्त आधारों पर, लेकिन 15(3) कहता है कि अगर बात स्त्रियों की हो, बात
बालकों की है, ये बच्चों की। यहाँ बालक मतलब ही एंड सी इक्वल है, सी इज इक्वल टू ही और ही इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रबंध से निवारित नहीं करेगी। यानी अगर राज्य को लगता है कि महिलाओं के हित 15 सब क्लास 1 और 15 सब क्लास 2 से महिलाओं और बालकों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो कोई रोक लगाई जा सकती है। इसका एक मैं उदाहरण हमेशा देता हूं अपने स्टूडेंट्स को। अंडमान एंड निकोबार का एक उदाहरण है, जहां पर वहां की जो जनजाति है, वहां पर महिलाएं का जो ड्रेसिंग सेंस है, उसमें शरीर के ऊपर के हिस्से पर महिलाएं कपड़ों को धारण नहीं करती हैं, ये उनकी संस्कृति में है। और भारत से अपने इस हिस्से से अंडमान निकोबार जो लोग घूमने जाते थे, और कुछ शरारती लोग वहाँ पर जाकर के उनके साथ अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करते थे। दोस्तों, अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 का प्रयोग करते हुए उन क्षेत्रों पर जहाँ पर उस जनजात के लोग पाए जाते हैं, रहते हैं, वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने से प्रवेश निषेध किया गया। दोस्तों, इस बात को लेकर के कुछ लोग अनुच्छेद 15 का उपयोग करते हुए, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और कहते हैं कि जब जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी चीज़ का प्रतिषेध नहीं है, तो हमारे लिए क्यों प्रतिषेध किया गया वहाँ जाने से? हमारे साथ ये जेंडर के आधार पर या जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जा रहा है। न्यायालय ने 15 सब क्लॉज 3 का उदाहरण दिया। उसमें उन्होंने 19 अनुच्छेद का भी उदाहरण दिया था, स्वतंत्रता का, जहाँ पर सार्वजनिक कहीं पर भी जाने आने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इस आधार पर अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 को सुप्रीम कोर्ट ने कोट किया और कहा कि कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है फंडामेंटल राइट में। और अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि स्त्रियों और बालकों के लिए अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाना जरूरी है, तो कानून का निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए वहाँ पर विशेष प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है। यह मैं 15 सब क्लॉज 3 का उदाहरण हमेशा आपको समझाता हूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं 15 सब क्लॉज 4 का। दोस्तों, अनुच्छेद 15(4) ये कहता है, क्या कहता है कि जो लोग पिछड़े हैं उनके लिए पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा और उसमें जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान का आधार भी कोट किया जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि अनुच्छेद जो 15 सब क्लॉज 1 या 2 में है, उसमें एक बात आती है कि केवल जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पर पहले केवल को समझ लेते हैं। अगर ये जो उपरोक्त आधार अभी हमने पीछे बताए, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल का अर्थ है कि अगर कोई दूसरा आधार मिलता है तो भेदभाव संभव है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे भारत में नर्सिंग में जो नर्स बनती हैं, उसमें महिलाओं को विशेष तरजीह दी जाती है और प्रायः पुरुषों के लिए स्थान खुला नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति इस आधार पर जाकर के ये नहीं कह सकता कि नर्सें केवल महिलाएं बनती हैं, जबकि ये जेंडर के आधार पर एक तरह से विभेद करता है। लेकिन क्योंकि महिलाएं ही इसमें बहुत एक्सपर्ट होती हैं और भारत में सामान्य तौर पर माना जाता है कि महिलाएं ही नर्स होना चाहिए, तो उस आधार पर 15 सब क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि महिलाओं को अब किसी कारखाने में जहाँ लोहा उबाला जाता है, जहाँ शारीरिक श्रम की बहुत ज़्यादा 50 डिग्री टेम्परेचर होता है, वहाँ महिलाओं को काम करने से रोक दिया जाता है। तो कोई ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो जेंडर के आधार पर ही नहीं, अन्य कारणों के आधार पर विभेद किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, जेंडर एक कारण नहीं है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से उस 50-55 डिग्री के टेम्परेचर में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, तो वहाँ उनको रोक दिया जाता है। नर्सिंग में पुरुषों को बहुत उपयुक्त नहीं माना जाता, तो वहाँ उनको रोक दिया जाता है। यानी केवल शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि अन्य किसी कारण से विभेद की स्थिति अगर आती है तो विभेद किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। केवल शब्द का बहुत ज़्यादा महत्व है भारतीय संविधान में, ठीक है। अनुच्छेद 15 में यानी विभेद संभव है, लेकिन जाति, धर्म, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद संभव नहीं। अन्य कारणों से अगर विभेद किया जा रहा है तो विभेद माना जाएगा। अब बात आते हैं 15 सब क्लॉज 4 में। 15 सब क्लॉज 4 ये कहता है
क्या कहता है कि पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, उनके न्याय के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। और लेकिन ये बात सुप्रीम अनुच्छेद 15(4) में नहीं बताया गया है कि पिछड़ा वर्ग होगा कौन पिछड़े माने जाएंगे, शैक्षणिक आधार पर या जातीय आधार पर या दोनों के आधार पर दोस्तों, या आर्थिक आधार पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये मैटर जाता है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि केवल पिछड़ेपन का आधार जाति नहीं, पिछड़ेपन के लिए आर्थिक और शैक्षणिक आधार भी सम्मिलित किया जाता है। लेकिन उसने एक बात को एक्सप्लेन कर दिया कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जाति पिछड़ेपन का आधार नहीं है। जाति पिछड़ेपन का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि भारत में, सामान्य तौर भारत में अपवाद अलग हर जगह है, भारत में जो पिछड़ा है उसका आर्थिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड भी पिछड़ा है या कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सवर्ण हैं उनमें उनका आर्थिक और शैक्षणिक बैकग्राउंड हमेशा बहुत स्ट्रांग है या जो पिछड़े हैं उनका बहुत कमज़ोर है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जो पिछड़े हैं जातीय आधार पर, वो आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर भी पिछड़े हैं। जो पिछड़े नहीं हैं सामान्य रूप में आते हैं, सामान्य तौर पर वो शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर उतने कमज़ोर नहीं है। ये सामान्य, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जाति केवल एक आधार नहीं है, लेकिन हाँ, जाति एक बहुत बड़ा आधार है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। इसी के लिए जब हम देखते हैं कि जब भारत में ये व्यवस्था आगे चलती है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में एक निर्णय दिया शैक्षणिक संस्थाओं को लेकर के। उसमें आप देखा गया कि जो पिछड़े हैं वो चाहे ओबीसी हो चाहे एससी और एसटी हो, उनके जो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में पोस्टें स्कूल में खाली रह जाती थी, लेकिन उनको आरक्षण या उनको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता था। इसीलिए 2005 में 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जो लोग उनके एजुकेशनल में एससी एसटी और ओबीसी को एजुकेशनल रूप से मजबूत बनाने के लिए, शैक्षणिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए कॉलेजेस में, वो चाहे सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज हो या ना हो, प्राइवेट भी हो, सरकार सहायता नहीं दे रही है, तब भी एससी एसटी और ओबीसी को एजुकेशन में उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें 50% तक इन लोगों को जो पिछड़े हैं सामाजिक रूप से एससी एसटी ओबीसी को, उनमें एजुकेशनल आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 के द्वारा कर दिया गया है। यानी अब जो अनुच्छेद 15(4) है वो क्या कर रहा है, पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास कर रहा है। आर्टिकल 15(1) क्या कहता है कि राज्य जाति धर्म लिंग व जन्म स्थान के आधार पर केवल भेदभाव नहीं करेगा। केवल का यहाँ मतलब ये है कि अन्य कोई आधार आता है या आधार एक से ज़्यादा आधार आते हैं तो उस आधार पर पिछड़ेपन को दूर किया, तो उस आधार पर पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विभेद किया जा सकता है। 15(2) क्या कहता है कि यह व्यक्तियों के लिए है और उसमें लोगों को जाति धर्म लिंग व जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक जगहों पर, होटलों पर या मंदिरों पर जाने से जो प्रतिषेध है, ये जो रोक है वो खत्म होती है। किसी व्यक्ति को उसके इन आधारों पर सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोका नहीं जाएगा। तीसरा, राज्य उन स्थानों पर जहाँ थोड़ा भी पैसा लगाती है या पूर्णतः पैसा लगाती है, खर्च करती है, और जो सार्वजनिक कैरेक्टर के स्थान बने हैं जैसे कि कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, जैसे आप कानपुर में गंगा नदी है वहाँ पर स्नान घाट बना है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि इस जात का, इस वित्त का व्यक्ति, इस धर्म का व्यक्ति, इस जेंडर का व्यक्ति वहाँ नहा नहीं सकता है, मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संविधान लागू होने के पहले दुर्भाग्य से भारत में ऐसी कुप्रथाएं चल रही थी और स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान निर्माताओं ने तय किया कि न केवल इस देश में राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी बल्कि सामाजिक आर्थिक हर तरह की स्वतंत्रताओं का प्रयास किया जाएगा और सामाजिक स्वतंत्रता दे करके हम सामाजिक न्याय को प्रदान करेंगे। दोस्तों, इस तरह से 15(1), 2, 3 और 4 आज मैंने अनुच्छेद 15 को ही बताने का प्रयास किया है,
वीडियो को मैं 20 मिनट से ज़्यादा 20-22 मिनट से ज़्यादा रखने का प्रयास नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और आज सौभाग्य से 20 मिनट एक ही अनुच्छेद में पूरे हो गए हैं। इसलिए अब अगला जो आर्टिकल 16 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना करके बताने का प्रयास करूँगा। अनुच्छेद 15 और 16 भारत में सोशल जस्टिस देने का बहुत बड़ा हथियार है, और इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। इसे रटना नहीं है। 15 सब क्लास 1, 2, 3, 4 इसमें क्या रटना है? पहला कि जात धर्म लिंग के आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं किया जाएगा, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करेगा, तीसरा स्त्री और बालकों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, और चौथा है कि पिछड़ापन को बताया गया। 5 15 1 2 3 4 हो गए, ये याद हो गए। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? अनुच्छेद 15 में आएगा सिंपल। अगर क्वेश्चन आता है प्री में, किसी भी एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर में, कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा जाता है, या जात धर्म लिंग व जन्म स्थान, इन चारों में से 3 दे देंगे, एक गायब कर देंगे और कहेंगे बताओ किस आधार पर अनुच्छेद 15 में कौन सी बात कही गई है, या अनुच्छेद 15 सब क्लास 2 में क्या है, 15 सब क्लास 3 में क्या है, 15 सब क्लास 4 में क्या है। ये प्री का क्वेश्चन हो गया। लेकिन इतने से काम नहीं बनेगा। अब क्वेश्चन अगर यह आ जाता है, एक काल्पनिक क्वेश्चन चलो लेते हैं कि भारत में सार्वजनिक न्याय या असमानता को दूर करने के लिए भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को प्रमुख रूप से लिया गया है। वह अनुच्छेद भारत में सार्वजनिक न्याय या सामाजिक न्याय का प्रतिनिधित्व किस तरह करता है। एक्सप्लेन करिए 200 शब्दों में। अब जब ऐसी बात करेंगे तो ये जो आपको आज हमने डिस्कशन किया है, ये डिस्कशन आपको मेंस ओरिएंटेड लेखन में या इंटरव्यू ओरिएंटेड चिंतन में आपका काम आने वाला है। दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि केवल तथ्यात्मक ज्ञान नहीं पढ़ना चाहिए, केवल तथ्यों को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई विधि का विद्यार्थी, तो मैं हमेशा कहता हूं केवल बेयर एक्ट को याद नहीं करना चाहिए, उससे आपका काम नहीं चलता। प्री में भले चल जाए, लेकिन मेंस जब आपको देते हैं या इंटरव्यू जब आपको देते हैं तो आपको तथ्यात्मक रूप से बहुत सारी समस्याएं तो नहीं आती, लेकिन कॉन्सेप्चुअल और चिंतन की बहुत सारी समस्याएं आपको आती हैं। इसीलिए दोस्तों, प्री को अलग, मेंस को अलग, इंटरव्यू को अलग नहीं पढ़ना है, इसको पूरा एक साथ पढ़ना है, जिससे आपको पूरी एक समझ आए। संविधान के क्यों बना दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स को या किसी भी कंपटीशन में इतना इंपॉर्टेंट स्थान क्यों रखा गया? क्योंकि आप महसूस कर सकें कि देश क्या सोचता है, कैसे चलता है। उसे रटना नहीं है, क्रैम नहीं करना, कुछ चीज़ें समझनी है, महसूस करनी, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आज हमने अनुच्छेद 15 को ही लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं अनुच्छेद 16 को लूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम अनुच्छेद 16 का प्रयोग करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।